Hello guys, welcome back to the channel Demystify, and let us continue with our discipline Indian philosophy, that is of our BA philosophy honors. This is the course of first semester first year. तो ये यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट है. दिस इज टॉपिक नंबर 1 and this we are going to read from C.D. Sharma. Syadvad. Okay. Now Syadvad, which is also called Saptabhangi Nyaya, it's very important कि स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय कहते हैं. एक ही चीज के नाम है दोनों. Some problem with this, I guess. चलिए हम इसको एक काम करते हैं, अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं. Which is also known as सप्तभंगी न्याय is the theory of relativity of knowledge. ठीक है. सप्तभंगी न्याय means dialect of the 7 steps or the theory of sevenfold judgment. The word syat literally means probable, perhaps, maybe, and Syadvad is sometimes translated as a theory of probability or the doctrine of maybe. तो ये हम एक थ्योरी पढ़ रहे हैं जैनिज्म में जिसे कहा जाता है स्यादवाद, और स्यादवाद का एक और नाम है सप्तभंगी न्याय. दोनों एक ही उसके नाम है. तो अगर हम इनका लिटरल ट्रांसलेशन देखें, स्यादवाद का लिटरल ट्रांसलेशन देखिए, स्याद का लिटरल मतलब होता है प्रोबेबल, परहैप्स या मे बी. ओके, तो इसको स्यादवाद को थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ मे बी के साथ ट्रांसलेट किया जाता है. इट डजंट मीन, एक्चुअल में इसका मतलब है रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्यादवाद एंड दिस इज नॉट. इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, जब स्याद का लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ मे बी या थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में आता है. तो सप्तभंगी न्याय इज द थ्योरी ऑफ सेवनफोल्ड जजमेंट या डायलेक्ट ऑफ द 7 स्टेप्स. अब ये क्या है? ओके, बट इट इज नॉट द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड स्यात इज यूज्ड हियर. हम उसको लिटरल सेंस में यूज नहीं कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी सजेस्ट स्केप्टिसिज्म एंड जैनिज्म इज नॉट स्केप्टिसिज्म. तो कई बार स्यात को प्रोबेबल समहाउ या फिर उसको स्यादवाद को ट्रांसलेट किया जाए तो वो थ्योरी ऑफ मे बी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ मे बी में रिजल्ट होता है. लेकिन ये सब चीजें स्यादवाद नहीं है. प्रोबेबिलिटी का मतलब स्केप्टिसिज्म, और जैनिज्म स्केप्टिसिज्म नहीं है, उसमें बिलीव नहीं रखता है. स्याद को कभी कभी समहाउ बोलते हैं, बट ये भी एग्नोस्टिसिज्म है. अगेन जैनिज्म इज नॉट एग्नोस्टिसिज्म. तो ये सब चीजें नहीं है. तो फिर क्या है? यहाँ पे जो वर्ड स्याद है उसको किस सेंस में यूज किया गया है? सेंस इज रिलेटिव एंड द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ स्यादवाद इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज. तो एक सेकेंड, हमें इसको हाईलाइट नहीं करना है. तो इसका एक्चुअल मीनिंग स्यादवाद का है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज. अब देखिए इसका क्या मतलब होता है. रियलिटी के इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स होते हैं जहां से ऑल आर रिलेटिव एंड वी कैन ओनली नो सम ऑफ दीज एस्पेक्ट्स. तो जैनिज्म क्या कहता है कि एक रियलिटी के बहुत सारे अलग अलग मोड हो सकते हैं, अलग 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 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी चीज को देखोगे, ओके, तो मे बी आप एक चीज को एक डायरेक्शन से देख रहे हो, दूसरा, जैसे कि अगर आप बैठे हो किसी चेयर के ऊपर, ओके, तो आपको अगर आपके सामने कोई बैठा है तो वो आपके फेस को देखेगा, आपके पीछे कोई बैठा है तो आपके पीठ को देखेगा, आपके राइट में कोई बैठा है तो आपका राइट वाला पोर्शन देखेगा, आपके लेफ्ट में कोई बैठा है तो आपका सिर्फ हाफ लेफ्ट पोर्शन देखेगा. तो अगर कहा जाएगा एक एक उसको, जैसे ABCD, ए आपके आगे बैठा है, ए को बोला जाएगा कि डिस्क्राइब करो, तो ए जो है वो आपका फ्रंटल फेस और फ्रंट डिस्क्राइब करेगा, बी आपकी पीठ वाला पार्ट डिस्क्राइब करेगा, सी आपका राइट हैंड साइड डिस्क्राइब करेगा, और डी आपका लेफ्ट हैंड साइड. तो CD ABCD इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपको डिस्क्राइब करेंगे. तो इसका सिंपल सबसे इजी मतलब यही है कि रियलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और हम सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स को जानते हैं. जरूर हम एब्सोल्युटली किसी चीज को नहीं जानते हैं. हमारे जितने भी जजमेंट्स है वो नेसेसरीली रिलेटिव होते हैं, कंडीशनल होते हैं एंड लिमिटेड होते हैं. देखिए, जब हम
ये ऐसे बुक से पढ़ते हैं, एग्जाम में लिखने के लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें सारी चीजें मेंशन करना है। इसलिए इसमें आपको लगेगा बहुत सारा पार्ट अंडरलाइन हो रहा है, बट नहीं, इसमें पार्ट है अंडरलाइन करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आई होप इट इज हाईलाइटिंग। यस, तो ऑल आर जजमेंट्स आर नेसेसरीली कंडीशनल, लिमिटेड एंड रिलेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे समझने के लिए। Just a minute, let me quickly highlight. हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि हमारे जितने भी जजमेंट्स हैं वो नेसेसरीली रिलेटिव है। हम जो भी करते हैं कंडीशनल है और लिमिटेड है। कंडीशनल है मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी है वो प्योरली हम नहीं कह सकते हैं, एंड देन इट इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है हमें उसके बारे में सारी चीजें नहीं पता है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। ओके, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या होता है कि वी समटाइम्स फील कि हमारे पास तो मैटर ही नहीं लिखने के लिए, एक्चुअल में मैटर है, वी जस्ट फॉरगेट दीज। तो स्यात और रिलेटिवली स्पीकिंग और व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट विच इज नेसेसरी रिलेटेड टू अदर व्यू पॉइंट्स मस्ट प्रोसीड ऑल जजमेंट्स। तो हम जितने भी जजमेंट्स बोलते हैं उसके आगे स्यात होना चाहिए। स्यात का मतलब रिलेटिवली स्पीकिंग, कि अगर रिलेटिवली मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, या फिर एक मतलब अगर मैं जो चीज बोलूँ तो मतलब अगर कोई और उसको सुनेगा तो उसको और दूसरे व्यू पॉइंट से जज कर सकता है। Absolute affirmation and absolute negation both are wrong. All judgments are conditional. हम absolutely किसी चीज को affirm, किसी चीज में हामी नहीं कर सकते, absolutely किसी चीज को deny नहीं कर सकते। कोई भी चीज absolute नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई conditions है। ठीक है, this is not a self-contradictory position because the very nature of reality is indeterminate and infinitely complex, and because affirmation and negation both are not made from the same standpoint. तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि अब इसके लिए बहुत सारे पॉइंट बोल सकते हैं कि कोई भी चीज अगर एब्सोल्युटली सही नहीं होगी तो फिर ये थ्योरी ऑफ नॉलेज भी रिलेटिवली सही होगी, ये भी एब्सोल्युटली सही नहीं होगी, ये भी गलत होगी, थोड़ी गलत थोड़ी सही होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रियलिटी का जो नेचर है वो इनडिटर्मिनेट है। आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि वो कैसी एब्सोल्युटली और इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स है। आप उसको जितने व्यू पॉइंट से देख सकते हो आप देख सकते हो, वो लिमिटेड नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो सभी के व्यू पॉइंट से हम उसको व्यू कर सकते हैं। और अफर्मेशन और निगेशन जो है, जब हम बोलते हैं कि एक चीज हाँ है दूसरा उसको ना बोलते हैं, तो वो एक ही स्टैंड पॉइंट से नहीं बोला जाता है। जैसे हम नहीं बोलते कि जमीन पे 6 लिखा हुआ है, तो एक साइड जो खड़ा है वो उसको 9 पढ़ता है, दूसरी साइड जो खड़ा है वो उसको 6 पढ़ता है। ठीक है, अगर एक नंबर बना है तो एक इंसान बोलेगा, दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो एक बोलेगा यार ये तो 6 है, दूसरा बोलेगा ये 9 है। तो एक जो है वो 6 को डिनाई कर रहा है, जो बोल रहा है कि वो नंबर 9 है वो डिनाई कर रहा है कि ये 6 नहीं है, और जो 9 बोल रहा है जो 6 बोल रहा है वो 9 को डिनाई कर रहा है और 6 को अफर्म कर रहा है। तो ये अफर्मेशन और निगेशन जो हम बनाते हैं ये सेम स्टैंड पॉइंट से नहीं है, अलग अलग व्यू पॉइंट और अलग अलग स्टैंड पॉइंट है, इस वजह से वो सेम नहीं है। Difficulty of predication is solved by maintaining that the subject and the predicate are identical from the point of view of substance and different from the point of view of modes. तो सब्सटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सेम है, लेकिन मोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। कैसे, देखिए हम समझते कि कैटेगोरिकल और एब्सोल्यूट प्रेडिकेशन जो है वो एरोनस है। मतलब एब्सोल्यूट चीज एब्सोल्यूटली हम जो वो करते हैं वो तरीके से गलत है। सारे जजमेंट्स डबल एज्ड होते हैं। Affirmation presupposes negation as much as negation presupposes affirmation. तो negation और affirmation जो है वो दोनों थे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बोलेगा 6 है, एक बोलेगा 9 है, तो ना 6 वाला गलत है ना 9 वाला, क्योंकि जहां पे वो खड़ा है उसको 9 दिख रहा है, जहां पे दूसरी तरफ दूसरा आदमी खड़ा है उसको 6 दिख रहा है। The infinitely complex reality, अनंत धर्मकम वस्तु, आपको संस्कृत टर्म्स को याद करना जरूरी है। इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स रियलिटी, कि एक तो रियलिटी इनफाइनाइट है, आप उसको जितने व्यू पॉइंट से देख सकते हो आप देख सकते हो, उसके कोई लिमिटेड वो नहीं है। ठीक है, फिर वो कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट वेरी सिंपल।
जैसे कि यही बात है कि अब 6 है या 9 है, who will confirm this whether this is 6 or whether this is 9? वो complex है, it's not easy. Admits of all opposites predicates from different standpoints, मतलब अलग अलग standpoint से वो अलग अलग है, ठीक है, किसी को क्या किसी को क्या किसी को क्या, बिल्कुल opposite है वो, अलग अलग standpoints. It is real as well as unreal, that is सदा सत सत आत्मकम. It is universal as well particular, that is व्यावृत्त्यनुगमत्कम. It is permanent as well as momentary, that is nitya nitya swarupam. It is one as well as many, that is अनेकमेकात्मकम. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसको पढ़ना कैसे. ये जो जिसके ऊपर डैश ऊपर लगा हुआ है एक के ऊपर, उसको आ जैसे पढ़ना है. जैसे दिस इज अनंत धर्मकम वस्तु, देन दिस इज सद सद आत्मकम, दिस इज व्यावृत्ति व्यावृत्यनुगम आत्मकम. दिस इज नित्या नित्य स्वरूपम, दिस इज अनेकमेक आत्मकम. तो एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी जो है वो रियल भी है, अनरियल भी है, दैट इज सद सद आत्मकम. रियल भी है, सद असद आत्मकम, तो सद रियल असद अनरियल. वो यूनिवर्सल भी है, पर्टिकुलर भी है, दैट इज वृत्त्यनुगम आत्मकम. वो परमानेंट भी है, मोमेंटरी भी है, दैट इज नित्य अनित्य स्वरूपम. और वो एक भी है, बहुत सारी भी है, अनेकमेक आत्मकम. तो जब उसको हम सब्सटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है, तो वो रियल, यूनिवर्सल, परमानेंट और वन है. और जब हम उसको पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोड से देखते हैं तो वो अनरियल, पर्टिकुलर, मोमेंटरी और मेनी है. जेनास जो है वो एक बहुत ही अच्छी, अब देखिए इस चीज को समझने के लिए कि ये क्या है, ये चीज क्या मतलब, ये क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी और सिंपल सी स्टोरी है. ये स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं रीड नहीं करती हूँ, इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ. एक बड़ा सा एक हाथी है, ओके. अब हाथी के साथ जो है वो 6 ब्लाइंड मैन है जिनको दिखता नहीं है, ओके. और एक आदमी है जिसको पूरा दिख रहा है कि अच्छा ये हाथी है. अब 6 ब्लाइंड मैन जो है उनको एनिमल के पार्ट को टच करके बताना है कि वो क्या है, मतलब सिर्फ टच के बेसिस पे उन्हें बताना है कि वो किस चीज को टच कर रहे हैं, ठीक है. अब जो आदमी जो ब्लाइंड मैन है, जो ब्लाइंड मैन हाथी के कान को टच कर रहा है, वो कहता है कि यार ये तो एक फैन है, पंखा है, ठीक है, जो पंखा झेलते थे पहले. अब वो ब्लाइंड मैन जो उसके पैरों को टच कर रहा है हाथी के, वो बोलते हैं ये तो एक खंबा है हाथी, क्योंकि उसे गोल मोटा इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है. जो ब्लाइंड मैन उसके ट्रंक को कर रहा है, ट्रंक उसकी सूंड को पकड़ रहा है, उसे लग रहा है ये तो एक सांप है, सांप जैसा लग रहा है. जो ब्लाइंड मैन उसकी पूंछ को वो कर रहा है तो उसे लग रहा है ये तो रस्सी है. जो ब्लाइंड मैन उसकी बॉडी को टच कर रहा है उसे लग रहा है ये बड़ी सी दीवार है, प्लेन एकदम ऐसे बड़ा सा दिख रहा है. और जो ब्लाइंड मैन उसके फोरहेड को टच, उसके माथे को टच कर रहा है, उन्हें लगता है कि यार ये किसी की छाती है, किसी का ब्रेस्ट है, क्योंकि वो डिप्रेशन उस तरीके से फॉर्म होता है. तो अब 6 के 6 आपस में बोलते हैं कि यार वो जो कह रहे हैं वो सही है. उनको बोला गया आप एक ही चीज को टच कर रहे हो, पर 6 के 6 अलग बोलते हैं एक सांप है, एक पंखा है. तो जो आदमी पूरे एलिफेंट को देख सकता है उसे पता है कि ये 6 ब्लाइंड मैन जो है वो अपनी जगह गलत नहीं है, बिकॉज दे आर ब्लाइंड, और वो उसके एक स्पेसिफिक पार्ट को टच कर रहे हैं. तो उन्हें लग रहा है कि वो चीज, वो जो पार्ट को टच कर रहे हैं वही वो चीज है जिस पार्ट ऑफ एनिमल को वो टच कर रहे हैं. और इस वजह से वो पूरे एनिमल का नहीं समझ पा रहे कि वो एक पूरा एनिमल एलिफेंट है. तो जितने भी आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस डिफरेंसेस आते हैं, जितने डिस्प्यूट्स आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं कि हम पार्शियल ट्रूथ को होल मान लेते हैं. मतलब जो ब्लाइंड मैन उसके कान को टच करता है उसे लग रहा कि बस ये कान ही है, वो ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि वो कान के आजू बाजू भी कुछ है, उसका सिर है, पैर है, बॉडी है. तो जितने भी अकॉर्डिंग टू दिस यादवाद थ्योरी ऑफ जैनिज्म जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं कि हम सिर्फ एक पार्शियल ट्रूथ के एक छोटे से हिस्से को हम पूरा ट्रूथ मान लेते कि जो है बस यही है, जो भी सही है वो यही सही है, दिस इज होल ऑफ द ट्रूथ. तो इस वजह से डिस्प्यूट्स आते, क्योंकि होता ये है कि अब देखो जो मैन है, जो उसका पैर टच कर रहा है वो अपनी जगह से कि वो पिलर है, जो कान टच कर रहा है वो अपनी जगह से कि वो फैन है. अब उन्हें बोल रहा है कि एक ही चीज को टच करो, वापस में लड़ रहा है. एक बोलता है कि पैर है, एक बोलता है कि वो पिलर है, एक बोलता है फैन है, एक बोलता है पिलर है, एक बोलता है फैन है. तो पूरे ट्रूथ की बजाय वो सिर्फ पार्शियल ट्रूथ को सच मान के बैठे हुए हैं.
और वो एक दूसरे से फिर डिस्प्यूट कर रहे कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मेरा ट्रूथ होल है, पूरा कंप्लीट है। तो यही चीज जैनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो बोलते हैं, सोच रहे हैं, हमारे जो जजमेंट्स है किसी चीज को लेकर, वो एक ही मेनी साइडेड, मल्टी साइडेड रियलिटी का एक एस्पेक्ट है। हम एक रियलिटी बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन हम उसका एक एस्पेक्ट समझ रहे हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए चोर है, ठीक है, आपने देखा कि एक चोर चोरी करके भागा। ओके, आपको ये स्टोरी पढ़ा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि चोर ने चोरी की। सो आपके लिए क्या रियलिटी हो गई कि यार वो चोर है, वो बुरा आदमी है, उसने चोरी की है। अब घर में अगर उसकी वाइफ को, मतलब उसकी फैमिली को, किसी को पता होगा उसने ऐसा काम किया, तो उनको क्या दिखेगा कि यार इसकी एक फैमिली मेंबर है, बहुत ज्यादा बीमार है, उसको पैसे नहीं मिल रहे तो उसको चोरी करनी पड़ी, उसने उतने ही पैसे चुराए जितने उसको जरूरत थे। तो आपने क्या देखा कि वो एक चोर है। आपने ये रियलिटी बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, लेकिन आपको क्या एस्पेक्ट दिखा कि उसने चोरी की। वही उसकी फैमिली वालों को क्या एस्पेक्ट दिखा होगा कि उसने मजबूरी में चोरी करी। सो दिस इज व्हाट इट इज कि हमारा जजमेंट जो है वो बहुत मल्टी साइडेड रियलिटी का सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है और सिर्फ पार्शियल ट्रूथ को क्लेम करते हैं। तो ये जो है वो जैनिज्म को कैथोलिक, ब्रॉड माइंडेड और टॉलरेंट बनाता है, ये व्यू, क्योंकि ये हमें क्या दिखाता है कि यार दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, कि दूसरा जो बोल रहा है कि अच्छा उसका पॉइंट ऑफ व्यू कि ब्लाइंड मैन जो है, अगर वो बोल रहा है कि वो पिलर है और दूसरा ब्लाइंड मैन बोल रहा है कि नहीं वो दीवार है, तो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना कि ठीक है उसके लिए वो दीवार हो सकता है लेकिन मेरे लिए वो पिलर है। दैट इज वॉट इट इज। हमें हमारी ये थ्योरी जो है वो ये सिखाता है कि वी हैव टू एक्सेप्ट द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं कि जो हमने बोल दिया वो सही है। तो हमें, अब हम एक ऑब्जेक्ट को तीन तरीकों से जानते हैं, दुर्नीति, नया एंड प्रमाण। ठीक है, एक पार्शियल ट्रूथ को होल ट्रूथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ में मिस्टेक करना, मतलब वो है पार्शियल ट्रूथ लेकिन हम उसको होल या एब्सोल्यूट ट्रूथ मान रहे हैं, उसे कहते हैं दुर्नीति या फिर बैड जजमेंट। तो एग्जाम्पल के लिए एक ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूटली रियल है, तो हमने पढ़ा एब्सोल्यूट अफर्मेशन नेगेशन नहीं होता है। तो अगर हम कोई कहता है कि एक ये ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूटली रियल है, बिल्कुल 100% ये सच्चाई है, तो दैट इज बैड जजमेंट, क्योंकि वो तो हमारा सिर्फ एक पार्शियल ट्रूथ है। वी डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज, हमें एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं पता है। और अगर कोई कहता है कि ये एब्सोल्यूटली रियल है, देन दैट इज अगर वो कहता है ये सदैव इज एब्सोल्यूटली रियल, तो वो दुर्नीति और बैड जजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज नया, a mere statement of a relative truth without calling it either absolute or relative। तो हम एक रिलेटिव ट्रूथ को ना तो एब्सोल्यूट बुला रहे हैं या रिलेटिव बुला रहे हैं, मतलब वो ट्रूथ भले ही रिलेटिव है पर हम उसको कह ही नहीं रहे कि वो रिलेटिव ट्रूथ है, तो उसे कहा जाता है नया या फिर जजमेंट। जैसे कि स्टेटमेंट दैट एन ऑब्जेक्ट इज रियल, कि एक ऑब्जेक्ट रियल है, हम वो एक रिलेटिव ट्रूथ है, हम उसको एब्सोल्यूट भी नहीं बुला रहे हैं लेकिन हम उसको रिलेटिव की, रिलेटिवली स्पीकिंग फॉर मी दैट ऑब्जेक्ट इज रियल। तो रियल इज सत्य, एब्सोल्युटली रियल इज सदैव, तो उसे कहा जाता है जजमेंट और नया। ठीक है, दिस इज जस्ट जजमेंट कि ठीक है हम उसको ना रिलेटिव बुला रहे हैं ना एब्सोल्यूट बुला रहे हैं, वी आर जस्ट क्लेमिंग दैट दैट ऑब्जेक्ट इज रियल। अब थर्ड जो है वो प्रमाण। प्रमाण इज अ स्टेटमेंट ऑफ पार्शियल ट्रूथ नोइंग दैट इट इज ओनली पार्शियल, relative and conditional and has possibility of being differently interpreted from the different points of view is called praman or valid judgment, that is स्यात सत। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जब हम स्यात जलाते that is relatively speaking लगाते हैं, that is what it is the correct way, कि viewed from the what was that line, that viewed from a particular viewpoint which is necessarily related to other viewpoint, या स्यात is relatively speaking। तो जब हम कहते हैं कि स्यात सत मतलब relatively speaking this object is real, और relatively speaking का मतलब क्या होता है कि मेरे point of view से for me this object is real। तो स्यात relatively speaking, सत real and सदैव is absolutely real। ये आपको संस्कृत टर्म्स याद रखना है। सो दिस इज नोन एज प्रमाण। और प्रमाण की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट पार्शियल ट्रूथ के बारे में जो ये क्लेम कर रहा है, जो ये बता रहा है कि यस वो पार्शियल है, वो रिलेटिव है। पार्शियल है मतलब पूरा कंप्लीट ट्रूथ नहीं है, वो रिलेटिव है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो कंडीशनल है और उसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर उसको कोई और एनालाइज करेगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट हो सकता है, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट हो सकता है। दैट
काइंड ऑफ जजमेंट इज कॉल्ड प्रमाण और वैलिड जजमेंट. तो हमने बैड जजमेंट पढ़ा, हमने जजमेंट पढ़ा कि बैड जजमेंट मतलब गलत जजमेंट क्या होता है, फिर जजमेंट क्या होता है, फिर सही जजमेंट क्या होता है. हर नए को अगर प्रमाण बनना है तो इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय स्यात. अगर हमें किसी चीज के बारे में बोलना है कि अगर हम कोई भी अपना जजमेंट पास कर रहे हैं, उससे अगर हमें बनाना है प्रमाण, तो वी हैव टू स्पीक स्यात बिफोर इट. स्यात is what will make it a pramar, that is a valid judgment. Syat is said to be the symbol of truth. It is relative and successive knowledge. तो syat है relative और successive relative knowledge. It removes all contradictions among different points of view. To reject syat is to embrace unwanted absolutism which is directly contradicted by experience. तो अगर हम स्यात को मना करते हैं मतलब हम उसको एक चीज को एब्सोल्यूट बनाते हैं, और वो एब्सोल्यूट गलत है क्योंकि एब्सोल्यूटिज्म इज डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टेड बाय एक्सपीरियंस. कि यस नथिंग इज एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वही एब्सोल्यूट है, वो बिल्कुल 100% सही है. तो वो एक्सपीरियंस मतलब दूसरे के एक्सपीरियंस सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को टोटली निगेट कर रहा है, विच इज रॉन्ग. Everything exists from the point of view of its own substance, space, time and form and does not exist from the point of view of other substance, space, time and form. तो जब हम कहते हैं कि ये टेबल एग्जिस्ट करती है, हम ये नहीं कह सकते कि ये टेबल एब्सोल्युटली और अनकंडीशनली एग्जिस्ट कर रही है. वी कैन नॉट से दैट यहाँ ये एब्सोल्युटली एग्जिस्ट कर रही है, इट्स एब्सोल्युटली रियल या कुछ भी. हमारी नेचर मतलब हमारा नॉलेज जो है टेबल के लिए वो रिलेटिव है, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से. तो टेबल के और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें से हमें सिर्फ कुछ पता है. The table exists in itself as an absolutely real and infinitely complex reality. Not only our knowledge of it is relative. तो मतलब वो टेबल जो है वो अपने आप में मतलब जब हम टेबल एज सब्सटेंस से बात करें, व्यू ऑफ सब्सटेंस, व्यू ऑफ इट्स ओन सब्सटेंस की बात करें तो वो इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स रियलिटी और वो एब्सोल्युटली रियल है उस सब्सटेंस के व्यू से, दैट थिंग इटसेल्फ. लेकिन जब हम उसको व्यू ऑफ मोड्स की तरह देखते हैं, व्यू ऑफ मोड्स का मतलब जब हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमारे या किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम रेफर करते हैं, तो फॉर अस इट इज रिलेटिव. हमारी उसके बारे में नॉलेज इज रिलेटिव. रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू अदर्स, कि उनका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी डिफरेंट. तो हमारे लिए टेबल जो है वो उसके खुद के मैटर में एग्जिस्ट करती है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ वुड इन इट्स ओन फॉर्म हैविंग अ पर्टिकुलर शेप, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एट अ पर्टिकुलर स्पेस एंड अ पर्टिकुलर टाइम. इट डज नॉट एग्जिस्ट इन अदर मैटर, अदर फॉर्म एंड अदर स्पेस एंड टाइम. So a table is both existent and non-existent viewed from different standpoints and there is no contradiction in it. तो अब ये चीज हम सप्तभंगी न्याय में पढ़ेंगे. दैट सप्तभंगी न्याय में हम ये चीज पढ़ेंगे कि जैना लॉजिक क्या है, वो 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट को कैसे डिस्टिंग्विश करता है. देखो हर जजमेंट जो है वो रिलेटिव है, इसीलिए उसको स्यात से बोला जाता है, ठीक है. और इसे ही स्यातवाद या सप्तभंगी न्याय कहते हैं. ये 7 स्टेप्स क्या है. नो यू एब्सोल्युटली हैव टू लर्न all these Sanskrit terms, 7 Sanskrit terms, ठीक है. तो स्यादस्ति, स्यानस्ति, स्यादस्तिनस्ति, स्यादवक्तव्यम, स्यादस्ति च वक्तव्यम, स्यानस्ति च वक्तव्यम एंड स्यादस्ति च नस्ति च वक्तव्यम. तो स्यादस्ति मतलब रिलेटिवली अ थिंग इज रियल, रिलेटिवली हमारे रिलेशन से. स्यानस्ति रिलेटिवली अ थिंग इज अनरियल. स्यादस्तिनस्ति रिलेटिवली अ थिंग इज रियल एंड अनरियल. स्याद अवक्तव्यम, स्यादवक्तव्यम that is relatively a thing is indescribable. स्यादस्ति च वक्तव्यम relatively a thing is real and indescribable. फिर स्यानस्ति च वक्तव्यम relatively a thing is unreal and indescribable. And स्यादस्ति च नस्ति च वक्तव्यम relatively a thing is real, unreal and indescribable. तो बहुत इजी है. हमने सिर्फ दस्ती, नस्ती, अवक्तव्यम ये कर लिया और बस. पहला है रियल, दूसरा है अनरियल, तीसरा रियल और अनरियल, चौथा अनडिस्क्राइबेबल. फिर 5वां, 6वां और 7वां जो है वो फर्स्ट 1, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है. वो 1, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है. 1, 2, 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है. तो 5, 6, 7 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3, 4. रियल और इनडिस्क्राइबेबल, अनरियल और इनडिस्क्राइबेबल और रियल, अनरियल एंड इनडिस्क्राइबेबल.
तो इट्स वेरी इजी, ये सप्तभंगिनाएं हमने यही चीज पढ़ी कि अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है कि एक के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज, while the point of view of other substance everything is not. किसी के लिए वो है, किसी को लिए नहीं है. जैसे हम 6 और 9 का एग्जाम्पल देख रहे तो किसी के लिए वो 6 है और किसी के लिए वो 6 नहीं है, एब्सोल्युटली 6 नहीं है. तो हमने जैसे अभी देखा है कि हम एक चीज को सिर्फ उसके खुद के मैटर, फॉर्म, स्पेस और टाइम के रिलेशन से देख सकते हैं और दूसरे के मैटर, फॉर्म, स्पेस और टाइम के रिलेशन से हम लोग नहीं देख सकते. वो हमारे लिए वो उसके लिए नेगेटिव एंटिटी बन जाएगी. जैसे अगर दिस आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम अ लैपटॉप, ठीक है, तो फॉर मी दिस इज अ लैपटॉप. ओके, आई एम व्यूइंग इट इन अ लैपटॉप, ये डॉक्यूमेंट. सो फॉर मी दिस डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट इन अ लैपटॉप, ये डॉक्यूमेंट एक लैपटॉप में. लेकिन अगर आप इसको एक फोन में देख रहे हैं या फिर टीवी पे देख रहे हैं तो आपके लिए वो चीज एक टीवी में एग्जिस्ट करेगी, आपके लिए वो डॉक्यूमेंट इज इन द टेलीविजन, इज इन द फोन. तो मेरे लिए वो टेलीविजन या फोन में नहीं है. सो फॉर मी, मेरा रिलेटिव ट्रूथ क्या है, दैट दिस डॉक्यूमेंट इज इन अ, relatively this document is in a laptop, and for you this is false. For you this is not in a laptop. तो वही relative truth, हम relativity की बात कर रहे हैं. As we have just remarked that we can know a thing in relation to its own, ये हमने देख लिया है. When we affirm the two different standpoints successively, we get the third judgment. तो हम जब दोनों को साथ में रख के बोलते हैं तो वो थर्ड वाला हमारा पॉइंट मिल गया, that relatively a thing is real and unreal, सादस्ती नस्ती. ओके, तो थिंग इज बोथ रियल एंड अनरियल. ऑफकोर्स दोनों अलग अलग सेंसेस में, लेकिन वो फिर सक्सेसिवली हो जाते हैं. तो अगर हम एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को साइमल्टेनियसली किसी और के साथ डिनाई करेंगे, ठीक है, बीइंग नॉन बीइंग टुगेदर, तो ये पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन को बैफल कर देता है. आप देखिए, एक ने बोल दिया रियल है, दूसरे ने बोला अनरियल है, दोनों को साथ में रख के देखा तो वो रियल भी हो गया, अनरियल भी हो गया. अब ऐसे तो वो कंफ्यूजन हो गया कि वो रियल है कि अनरियल है, वो है कि नहीं. एक बोलता है 6 है, दूसरा बोलता है 9 है. तो एक बोलता है 6 रियल है, एक बोलता है 6 अनरियल है. कि एक बोलता है 6 है, एक बोलता है 6 नहीं है. तो वो चीज फिर चौथा जजमेंट हमें मिलता है कि इट इज इनडिस्क्राइबेबल. हम उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, दैट इज इनडिस्क्राइबेबल. और 5, 6, 7 जो है वो फिर बाकी 4 जजमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनाया गया. ठीक है, तो आई होप दिस मिस इज क्लियर. इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत ईजी है ये. ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ सियाद वाला. अब देखिए ये थ्योरी है तो इसको क्रिटिसाइज भी करा गया है. तो इसमें 2-3 क्रिटिसिज्म्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. द बुद्धिस्ट एंड द वेदांतिस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड सियादवाद एज अ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी डॉक्ट्राइन. देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो क्रिटिसिज्म के पूरे जो पेजेस है, जितने 7-8 पेजेस में जो मैटर लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा कई जगहों पर रिपीटेशन हुआ है. एक ही एक बात को वो बार बार दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं. तो वील स्किप दोस पार्ट्स. हम लोग मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे कि क्या क्या क्रिटिसिज्म्स है. ओके, 4-5 जितने भी क्रिटिसिज्म्स है. तो बुद्धिस्ट, अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एज अ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी डॉक्ट्राइन. तो अगर हम टेकिंग द वर्ड सियात इन इट्स पॉपुलर सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, दे हैव फाउंड इट इजी टू कंडेम दिस थ्योरी. द कॉन्ट्रडिक्टरी एट्रीब्यूट्स लाइक एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बिलोंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस. लाइक लाइट एंड डार्कनेस, दे कैन नॉट रिमेन टुगेदर. तो धर्मकीर्ति सेज दीज शेमलेस. ओके, ये तो ठीक है. तो ये तो ठीक है. हमें इम्पोर्टेंट जो चीज है, एक काम करती हूँ, ये वाला जो ये है, इसमें मैं आपको वो पॉइंट्स हाईलाइट कर लेती हूँ विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट इन दी एग्जामिनेशंस. ओके, कि आपको पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इतना पोर्शन लिखेंगे एंड इट विल एब्सोल्युटली वर्क. लेकिन जितना फिर हाईलाइट करा है वो पूरा आपको प्रॉपर लिखना है. ओके, तो बुद्धिस्ट और वेदांतिन्स का कहना है कि अगर हम सियादवाद को ले तो सियाद इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो ये तो गलत है. प्रोबेबिलिटी मतलब हम शायद, तो फिर सियादवाद खुद ही शायद सही है, शायद गलत है. तो इस पे नाउ व्हाट इज द आंसर दैट द जैन्स गिव. जैनिज्म
ये ऑफ द मार्क है, बिकॉज मतलब ये अपने आप ही जेन्स को आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जेनिज्म नेवर सेज दैट कॉन्ट्रडिक्टरी एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस। तो बुद्धिस्ट और वेदांतिस्ट का जैसे कहना है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बोल रहे कि एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट एक ही चीज में, मतलब आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि लाइट और डार्कनेस, अगर अंधेरा है तो उजाला नहीं होगा, उजाला है तो अंधेरा नहीं होगा। लेकिन ये क्रिटिसिज्म्स क्यों गलत है, क्योंकि जैनिज्म ऐसा कभी नहीं कहता है कि दो चीजें जो है वो एक साथ एक ही समय पर एक ही सेंस में एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर हम इसका लाइट एंड डार्क का एग्जाम्पल ले, आप हैं, आप देख सकते हैं तो ठीक है, आपके लिए लाइट है, बट वॉट अबाउट समबडी हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकता है उसके लिए तो डार्क हो गया। ही विल से कि नहीं, कहाँ अभी उजाला और अभी तो अंधेरा हो रहा है। सो फॉर हिम दैट इज द रियलिटी। आप एक ही जगह पर खड़े हो, एक ही उसमें वो खड़े हो, एक ही स्फीयर में खड़े हो, लेकिन आप एक के लिए अंधेरा और एक के लिए उजाला है। तो दैट इज वाई जैनिज्म नेवर सेज कि वो सेम सेंस, सेम टाइम और सेम थिंग के बारे में बात हो रही है। दे आर इन डिफरेंट स्पेस, टाइम एंड फॉर्म। यही चीज हमने ऊपर पढ़ी थी कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, मतलब दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इन स्पेस, टाइम एंड फॉर्म। ओके, तो जैसे कि अनेकांतवाद एक जैनिज्म की थ्योरी है, लेकिन वो आपको कोर्स में नहीं है। ये असर्ट करता है कि रियल के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो रियलिटी है उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी एंड डिफरेंस, because it is an identity and difference, and that though from the standpoint of substance it is a, ये हम जो चीज ऊपर पढ़ चुके हैं। तो वो एक तरीके से वो एक तरह से वो मैटर, फॉर्म, स्पेस एंड टाइप से वो रियल है, और उसके खुद के उससे और दूसरे के उससे वो रिगार्डेड एज अनरियल। तो वो एक ही स्टैंड पॉइंट से नहीं है, अलग अलग स्टैंड पॉइंट से। मतलब आप समझ लीजिए कि वो एक ही कोई इंसान ये चीज के बारे में नहीं बोल रहा है, दो अलग अलग लोग इस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। तो there is no room for contradiction here. The very nature of reality is infinitely complex, and it being an identity and difference admits of contradictory attributes from different points of view, which are all partial and relative. तो जितने भी बाकी के point of views है वो भी partial और relative है, वो भी absolutely correct नहीं है। तो existence, non-existence, both existence and non-existence successfully and indescribability are attributed to a thing from different viewpoints. तो अलग अलग व्यू पॉइंट से हम एक ही चीज को रियल या अनरियल या इनडिस्क्राइबेबल या बोथ रियल एंड अनरियल नहीं बोल रहे। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये चीज जो है वो क्रिटिसिज्म का आंसर हो गया। अब दूसरा क्रिटिसिज्म देते हैं। वेदांतिस्ट जो है वो स्यादवाद के लिए एक अलग क्रिटिसिज्म देते हैं। क्या है? that theory can be sustained by mere probability. If everything is probable, then Syadvad by its own assertion becomes only probable. तो अगर वो कहते हैं कि अगर हर चीज probable है तो ये भी फिर probable हो गई, मतलब ये भी शायद सही है। तो Jains might retort that Syadvad does not mean the theory of probability, that it is not self-condemned skepticism, but it means the theory of relativity of knowledge. तो ये चीज हो गया उसका आंसर। वेदांतिंस कहते हैं कि अच्छा प्रोबेबिलिटी पर प्रोबेबिलिटी, अगर ऐसा है तो फिर कि अगर वो शायद में है तो शायद ये थ्योरी सच है, शायद ये तो गलत भी है, फिर इसके आप ये थ्योरी बिल्कुल सच है ऐसा नहीं कह सकते। तो जैनिज्म में इसका यही आंसर है कि वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज है। तो जितने भी जजमेंट्स है वो रिलेटिव, कंडीशनल और ट्रूथ जो है वो पार्शियल है। तो अभी भी शंकराचार्य का ऑब्जेक्शन खड़ा था कि रिलेटिविटी इटसेल्फ कैन नॉट सस्टेन विदाउट द एब्सोल्यूट। तो अगर सारा ट्रूथ पार्शियल है तो स्यादवाद इटसेल्फ इज ओनली पार्शियली ट्रू एंड देयरफॉर पार्शियली फॉल्स। तो अब देखिए, अगर ये चीज, चलो ठीक है प्रोबेबिलिटी वाली बात होगी और उसका वो भी होगा कि ठीक है डॉक्ट्राइन ऑफ में भी स्यादवाद खुद प्रोबेबिलिटी नहीं। अब शंकराचार्य का दूसरा वो है, उनका कहना है कि ठीक है मान लिया, पर अगर हर चीज पार्शियली ट्रू है, होल ट्रूथ नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली अफर्म नहीं कर सकते, तो फिर स्यादवाद भी पार्शियली ट्रू है, क्योंकि वो भी रिलेटिव है। तो दैट इज ऑल्सो पार्शियली ट्रू, वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है। तो रिलेटिविटी इटसेल्फ इज रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट एंड प्रीसपोजेस इट्स एग्जिस्टेंस। तो शंकराचार्य का कहना है कि जैनिज्म में जैसे कहा जाता है कि एब्सोल्यूट अफर्मेशन नेगेशन नहीं होता है, तो शंकराचार्य का कहना है कि ये गलत है, एब्सोल्यूटिज्म होता है और वो रिलेटिविटी का एग्जिस्टेंस को प्री सपोज करता है। मतलब रिलेटिविटी तब आएगी जब एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा।
The fact that all our judgments are relative requires us to presuppose an absolute in which all the relatives fall and through which they are manifested. So when we examine the 7 steps in Syadvad, we find that the last 3 are superfluous and redundant. तो अब बात आती है जो सप्तभंगी न्याय हमने पढ़ा उसके बारे में भी क्रिटिसिज्म है, वो वैसे एक ही चीज है, स्यादवाद एंड सप्तभंगी न्याय, बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग. तो अब उसके बारे में भी एलिगेशंस आते हैं. वो जो है कि जो ठीक है 1 2 3 4 तो ठीक है, बट जो 5 6 7 है वो तो सिर्फ 1 2 3 4 का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो कुमारीला का कहना है कि इंस्टेड ऑफ 7 स्टेप्स यू मे हैव 100 स्टेप्स सीम टू बी क्वाइट राइट टू अस. कुमारीला कहने की चलिए ये तो आपने 7 रखे तो 100 रख लो, ये भी वो भी जोड़ लो, इस तरीके से. Hence only the first 4 steps are real and these are not inventions of the Jainas. तो कुमारीला का कहना है कि एक तो सप्तभंगी न्याय में से आखिरी के 3 तो गलत ही, क्योंकि वो आपने सिर्फ 1 2 3 4 को कंबाइन करके बना दिया है. दूसरा उनका कहना है कि ये जो है ये जैन की तो थ्योरी है ही नहीं, ये जो है उन्होंने फेमस चतुष्कोटिस से बोरो करा है, जो कि बुद्धिज्म और वेदांता में भी एक्सेप्ट किए जाते हैं. तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ स्यादवाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है. इन इट्स फुली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ 7 स्टेप्स इज फाउंड परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन कुंदकुंदास पंचस्तिकाया एंड प्रवचनसरा. So 2 passages have been traced in the Jaina canon which contain a reference to the Syadvad. They are in the Bhagavati Sutra and are quoted by Malavadi in his Naya Chakra. तो उनका कहना है कि यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा कि note in this connection that the doctrine of Syadvad fully developed form में of 7 steps is found perhaps for the first time. तो यही उनका कहना है कि यार कुंदा की जो पंचास्तिकाया है उसमें ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेंशन्ड है. ठीक है, तो 2 passages have been traced in the Jaina canon which contain a reference to the Syadvad. They are in the Bhagavati Sutra and are quoted by Malavadi and his Naya Chakra. So one reference runs thus: relatively the soul is knowledge, relatively the soul is ignorance, and the other relatively the soul exists. Relatively the soul does not exist, relatively the soul is indescribable. So here at the most only 3 steps are mentioned. In the Buddhist Nikaya and Majjhima Nikaya we find reference to the 4 categories. तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये यही बात कर रहे हैं कि जो स्यादवाद की थ्योरी है जैनिज्म की ये नई नहीं है. दे हैव बोरोड इट फ्रॉम वेदांता एंड बुद्धिज्म. ठीक है, जैसे कि क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि कुंद की पंचस्तिकाया में ये दिया हुआ है कि रिलेटिवली द सोल इज नॉलेज, the soul is ignorance, the soul exists, the soul does not exist, the soul is indescribable. तो ये exist, does not exist, indescribable यही चीज होगी जो अभी हमने पढ़ी, रियल, अनरियल, indescribable. तो और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप्स मेंशन है. ऑल्सो बुद्धिस्ट के दिक निकाय और मध्यमा निकाय में भी हमें ये 4 कैटेगरीज की रेफरेंस मिलती है. इज नॉट, बोथ इज एंड इज नॉट, नीदर इज नॉर इज नॉट. तो इसको भी कंपेयर किया गया है बुद्धिज्म में, जो यही चीज जैनास बोल रहे हैं कि वो एग्जिस्टेंट है, रियल है, अनरियल है, रियल और अनरियल दोनों है, फिर इनडिस्क्राइबेबल है. तो मतलब ना तो वो है, वो ना रियल है, ना अनरियल है, वो इनडिस्क्राइबेबल हो गई. तो हमारे ओपिनियन में स्यादवाद जो है उसको डेफिनेटली अनिर्वचनीयतवाद ऑफ शून्यवाद बुद्धिज्म एंड अद्वैता से इन्फ्लुएंस्ड है. ये सारे उसमें से इन्फ्लुएंस्ड है. जैनिज्म जो है वो राइटली पॉइंट आउट करता है कि हमारे नॉलेज जो है वो नेसेसरी रिलेटिव कंडीशन और पार्शियल है. ये चीज तो बहुत अच्छे से हम बार बार पढ़ चुके हैं. The Buddhist doctrine of dependent origination also tells that all things have dependent and conditional origination and therefore relative Syadvad. Important है, ऐसी स्टडी आ सकती है. What is the how can you relate Syadvad of Jainism to Buddhism? तो दैट हियर यू हैव टू राइट दीज थिंग्स कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन क्या कहता है कि हर इफेक्ट का एक कॉज है. एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अनदर थिंग. जो अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन ऑलवेज गो टू माई चैनल डीमिस्टिफायर, और उसमें मैंने इंडियन फिलोसफी की उसमें डाला हुआ है द बौद्ध फिलोसफी, जो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस. तो देयरफॉर जो बुद्धिज्म में ये डॉक्ट्राइन है वो कहीं ना कहीं इस जैना उससे मिलती जुलती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ऑल्सो एवरीथिंग इज कंडीशनल. मतलब हर चीज कोई ना कोई एक कंडीशन पे डिपेंड करती है, कंडीशन पर ही एग्जिस्ट करती है. और वही इफेक्ट एंड कॉज की हर इफेक्ट जो है वो कॉज से ही आता है.
तो Vijnanvad and Advaita Vedanta have always maintained the necessary relative character of our empirical knowledge. But while they have made a distinction between the empirical and the absolute, the phenomenal and the nominal, the conditional and the unconditional, the samvriti and the parmartha, or the parantara and the parinisapanna, or any such distinction, it refuses to raise higher than the relative. It has a bias against absolutism and in favor of common sense, realistic pluralism. Being wedded to common sense realism and having pinned its fate to seeming Jainism to pluralism, Jainism has conveniently forgotten the implication of its own logic and has refused to rise above the relative. तो ये चीज़ जो है वो हमें ये है कि उसमें जो हम समृद्धि एंड परमार्थ व्यवहार और ये सब चीज़ें जो है दैट जैनिज्म जो है वो इसे भूल चुका है, मतलब इट इज़ भूल गया कि अच्छा उसका खुद का लॉजिक क्या है, वो खुद किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट द थिंग इज बोरोड. Syadvad gives us only 7 scattered forms of judgment and makes no attempt to synthesize them. These 7 forms of judgment are like scattered pearls, beads or flowers. तो एक और क्रिटिसिज्म क्या आता है कि ये जो सातों जो जजमेंट्स दिए गए हैं ये बिखरे हुए मोती की तरह है. तो एब्सोल्यूट को उसको एब्सोल्यूट जो रियलिटी है वो ही उसको एज अ थ्रेड एज एन थ्रेड प्रोवाइड कर सकता है और सारे रिलेटिव्स को बांध सकता है. तो द रिलेटिव्स बाउंड टुगेदर इन द एब्सोल्यूट. It is the absolute which gives life, meaning and significance to relatives. If you throw with you can have you can retain even the phenomenal. Syadvad becomes relative and partial. The Jainas do not give us a real identity and difference when it gives merely identity plus difference. But reality is not mathematical sum of partial views. Absolute is not all relatives put together. ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ में इसी चीज के बारे में बात कर रही है कि जो जैनाज है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे रिलेटिव्स को एक साथ मिलाएंगे तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ बन जाएगा. दैट इज नॉट करेक्ट. Some clothes teach some schools teach being permanence, identity, and universality, while others teach non-being, momentariness, plurality, and particularity. तो कुछ स्कूल्स ये सिखाते हैं, कुछ स्कूल्स वो सिखाते हैं, दोनों के वो अलग अलग, दोनों करेक्ट है. अपने स्कूल में कोई नया स्किल, कोई नई चीज सिखा रहा है, लेकिन अगेन रिलेटिव्स को हम एक साथ वो करके नहीं वो कर सकते. दैट एब्सोल्युटली दैट देयर टीचिंग अलोन रिप्रेजेंट्स द होल ट्रूथ. तो मतलब ये हम भूल रहे कि ये जो फिर यही बात आती है कि जो जैना की ये जो थ्योरी फिर ये भी रिलेटिव है, पार्शली ट्रू है, पूरी एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है. Jains have combined both thinking that that a mere combination of partial truths will give them the whole truth, but it is not the way of reaching truth. तो कुछ लोगों का कहना है कि जैन्स को लगता है कि यार सारे पार्शियल ट्रूथ्स को एक साथ मिला देने से वो जो है वो मतलब होल ट्रूथ या एब्सोल्यूट ट्रूथ बन जाएगा, एंड दैट इज रॉन्ग बिकॉज दैट इज सर्टनली नॉट द केस. तो Jainas made a distinction between Sakal Desh and Vakla Desh. The scattered partial truths are available Vikla Desh, but when they are so put together, they become the whole truth, which is called Sakal Desh. Like the view by advancing the arguments of its opposite view, like the Shunyavadins and the Vedantins. The Jainas have also criticized one view by advancing the argument of its positive view, and the latter by permanence through the arguments in favor of momentariness, and the latter through Satkaryavad through असत्कार्यवाद एंड वाइस वर्सा. तो यही चीज है कि जैनास ने उस चीज को उसका वो करा है और उस पे अपना हम कह सकते हैं कि जैन्स ने भी कहीं ना कहीं अपना प्रूफ दे दिया कि व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग. तो यही बात हो रही है. तो जैसे बाकी लोगों ने साधवैत थ्योरी को क्रिटिसाइज करा है, वैसे ही जैनिज्म भी करते हैं कि दे क्रिटिसाइज परमानेंस टू द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ मोमेंटरीनेस. तो वो भी यही चीज की जो बोलते हैं ना कि व्यू ऑन ऑफ मोड्स जो होता है वो टेम्पररी मोमेंटरी एंड मेनी और अनरियल होता है. तो वो इस चीज को उन्होंने कैसे वो करा है सपोर्ट फ्रॉम बुद्धास थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस कि एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द मोमेंट, ना उसके पहले ना उसके बाद में, एंड देयरफॉर नथिंग
मतलब एवरीथिंग इज इन द मोमेंट, तो उसी चीज को जैनिज्म ने सपोर्ट करा है. दे क्रिटिसिज्म सत्कार्यवाद थ्रू असत्कार्यवाद एंड वाइस वर्सा, तो वो इन दोनों चीजों को क्रिटिसाइज करता है. And so on, but while the Shunyavadins and the Vedantins synthesize the two partial views into high reality, they now simply put them together. तो ये चीज हमने देख ली है. थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं इसका सपोर्ट. तो एब्सोल्यूट इज द ओनली थिंग विच कैन एक एब्सोल्यूट ही वो चीज है जो सारे रिलेटिव ट्रूथ को साथ में बांध के कुछ बना सकती है. बट जैनिज्म ने एब्सोल्यूटिज्म को ही हटा दिया है कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है. तो वो फर्दर यानी कि यशो विजय ये भी कहते हैं कि अनेकांतवाद इज इम्पार्शियल, और वो हर किसी को एक मानता है, वो अपने एक ही बच्चों की तरह, मतलब अनेकांतवाद भी गलत है, इम्पार्शियल है वो. और दिस इम्पार्शियलिटी ज्यादा डेंजरस, इट गोज अगेंस्ट द क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन नयाज. तो ये बात है कि अनेकांतवाद को कहते हैं सभी चीजों को एक ही कैटेगरी में लाके रख देता है, एक ही लेवल पे, जो कि गलत है क्योंकि उसके क्वालिटेटिव डिफरेंसेस भी है. हेमचंद्र ऑल्सो सेज दैट द ओल्डर सिस्टम्स आर रिलेटिव एंड पार्शियल एंड फाइट अगेंस्ट वन अनदर व्हाइल जैनिज्म अलोन इज इम्पार्शियल बिकॉज ऑफ द. तो ये इम्पार्शियलिटी जो है वो हेमचंद्र उसको बोलते हैं कि इट इज impartial because of marriage together, forgotten that the mere ruling system by means remove them. सो क्रिटिसिज्म में ये चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है. अभी तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? वी हैव रेड अबाउट 1 2 3 4. तो यस, एकांतवाद अनेकांतवाद. तो यही चीज की जैनिज्म जो बोलता है कि एवरीथिंग इज पार्शली ट्रू, उसके असम्पशन से ये जो स्यादवाद उनकी थ्योरी है खुद भी अपने आप पार्शल हो जाती है. मतलब ये खुद भी पार्शली ट्रू है और बाकी पार्शली फॉल्स ही है. तो तो ये चीज हो गई. तो ये चीज बोलते हैं कि जैनिज्म एक एक्सेप्शन है और उसमें जो जैनिज्म कहता है वो ही एब्सोल्युटली रियल है, बाकी सारी टीचिंग्स इज रिलेटिवली रियल. तो दिस गोज अगेंस्ट द जेना डॉक्ट्राइन इटसेल्फ that nothing is absolutely real or absolutely correct. So okay, तो ये एक और चीज है that their objections are almost same as those which are used by the Buddhist and Vedantin directions so far as the systems are concerned. तो जो ऑब्जेक्शंस जैनिज्म पे लगाए गए हैं वही की वही चीज बुद्धिज्म और वेदांतिन जो है ऑलरेडी फॉलो करते हैं. जैसे कि जैनास क्या कहते हैं कि कोई भी चीज अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो वो एग्जिस्ट करने से पहले उसका कोई कॉज होता है, कोई रीजन की वजह से किसी कंडीशन पे एग्जिस्ट करती है. और इफ इट इज एन ऑलरेडी एग्जिस्टेंट फैक्ट एंड नीड्स नो रिपीटेड बर्थ, इफ द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज, इज लाइक अ स्काई फ्लावर एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. तो इफ इटर्नल इज एंड परमानेंट, चेंज बिकम्स इम्पॉसिबल, तो हाउ कैन दी इटर्नल चेंज? तो अगर रियलिटी मोमेंटरी है, फ्लीटिंग है, तो चेंज बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर अस, व्हिच इज व्हाट इज दैट चेंजेस. तो बुद्धिज्म और वेदांति में यही चीज जो हमने थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस और डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में पढ़ी है कि एवरीथिंग इज कंडीशनल, कोई ना कोई मतलब इफेक्ट एंड कॉज. इफेक्ट प्री सपोजेस, मतलब ये चीज है कि इफेक्ट जो है वो कॉज किसी कंडीशन पर ही होगा. एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर.
This is important. तो ये चीज़ है, उसमें सिमिलैरिटीज भी है, वो सिमिलैरिटीज आप पढ़िए. When the answer comes in exam, we have to be very very careful. हमें इस सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है कि बुद्धिस्ट और जैनिज्म में सिमिलैरिटीज भी है, बिकॉज बोथ ऑफ देम अग्री कि ये समथिंग इज रियल एंड अनरियल एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो इनडिस्क्राइबेबल. तो अब केवल ज्ञान का कॉन्सेप्ट. ओके, आई जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी हाउ मच इज लेफ्ट. three just pages. Okay, now what is this केवल ज्ञान? Okay, केवल ज्ञान is absolute knowledge. ठीक है, इट्स अ हाफ हार्टेड कन्फेशन अबाउट एब्सोल्यूटिज्म मेड बाय जैनिज्म इन स्पाइट ऑफ इट्स स्यादवाद. तो स्यादवाद के बावजूद केवल ज्ञान में वो कहते हैं कि दिस इज एब्सोल्यूट नॉलेज, एंड स्यादवाद में इसको एब्सोल्युटली डिनाई करे कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट अफर्मेशन और नेगेशन. तो हाईएस्ट काइंड ऑफ नॉलेज इज केवल ज्ञान, which is pure, full, direct, immediate, perfect and intuitive omniscience. It constitutes the essence of the soul in its pure and undefiled condition. As it is self-perfect and intuitive omniscience, it is super-empirical, absolute and transcendental. This is certainly an admission of absolutism. तो जब जैनिज्म ये केवल ज्ञान का कॉन्सेप्ट समझाता है तो वो अपने आप इसमें एब्सोल्यूटिज्म की बात कर रहा है, विच इज अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि स्यादवाद में उसने कहा कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव. तो ये चीज जो है वो हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा इसमें ग्लिच जैसे हम बोल सकते हैं देखने को मिल सकता है. तो डिस्टिंक्शन इज वाइटल, द काटो एंड अनो ऑफ हेरिटेन ओपिनियन ट्रूथ ऑफ. तो जैनिज्म में ये डिस्टिंक्शन जो है वो इनडायरेक्ट दैट इज परोक्ष एंड डायरेक्ट दैट इज अपरोक्ष नॉलेज में हमें देखने को मिलता है, विच इज रिगार्डेड एज डायरेक्ट एंड इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट. बिटवीन स्यादवाद रिलेटिव नॉलेज एंड केवल ज्ञान, बिटवीन नया प्रमाण एंड व्यवहार समव्यवहार और व्यवहारना एंड परमार्थ, बिटवीन अभूतार्थ एंड भूतार्थ, बिटवीन पर्याय एंड द्रव्य. तो fundamental fallacy of Jainism that the whole truth means only a mathematical sum total of relative truths creates their navel ज्ञान also. The absolute knowledge is viewed as a hodgepodge bundle of the relative tidbits. तो ये चीज एक उसका criticism है. The strong bias in favor of pluralistic realism and against absolutism prevents Jainism to realize the implications of its own logic. They remain content with common sense pluralism and feel no need for any synthesis. Yet absolutism and synthetical philosophy raise their heads and here and there in Jainism. तो So that is what they are saying, criticism. ये हाईलाइट कर लेते हैं. So ये this is more of theory part. All relative viewpoints arise from the absolute and ultimately merge themselves in the absolute. ये चीज है कि सारे रिलेटिव पॉइंट, ऑफ कोर्स जो चीज एब्सोल्यूट है उससे ही तो हम रिलेटिव कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग दैट समथिंग इज एब्सोल्यूट, बट अगर जैनिज्म में देखिए दैट जो चीज होती है, जब अगर ठीक है मैं हूं, मैं बैठी हूँ, अगर आप कोई मेरी पीठ, कोई मेरा आगे का हिस्सा, कोई लेफ्ट कोई राइट साइड देख रहे हैं तो वो तभी देख रहे हैं ना जब मैं, मेरा पूरा हिस्सा बैठा, मैं पूरे बैठी हुई हूँ, तभी वो चीज पॉसिबल है.
एंड जब अपन उन चारों हिस्सों को मिला देंगे तो समवॉट एब्सोल्यूट इज फॉर्म्ड. तो uh, So, knowledge, conduct, and faith, three levels of Jainism, regarded by Uma Swami, the path of liberation, are true from the integral standpoint. From the absolute standpoint, there is neither knowledge nor conduct nor faith because the ultimate knower is pure self. So, importance of the empirical standpoint lies in the fact that it is only means available to us. So, I think this covers everything. देखिए वैसे एक बार समझिए त्यागवाद इज द इजीएस्ट इन योर कोर्स, बिलीव मी. इट्स द स्मॉलेस्ट, इट्स द इजीएस्ट, बहुत जल्दी लर्न हो जाता है. समझ ले. इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड लेट मी नो. ठीक है. With this, हमारा ये त्यागवाद, that is the first topic of Unit 4 is complete. Very soon, I will be finishing with this Indian philosophy syllabus. So please be updated on my channel and keep watching. Thank you.